आज हम तो शुरू कर रहे हैं डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। स्पेलिंग थोड़ी हार्ड थी इसलिए मैंने पहले लिख ली। तो ये जो चैप्टर है ये हमारे एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर है, ठीक है ना, मैथ्स का 7 नंबर चैप्टर है ये। इसके बारे में बात करेंगे। देखो ये जो अवकलन है, डिफरेंशिएशन है, ये क्या होता है? ये केवल नाम का ही बड़ा है और इसका जो काम है, इसका जो अर्थ है वो क्या है? ये एक प्रक्रिया है। केवल ये क्या है? एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। किसकी? अवकलज ज्ञात करने की। किसकी? अवकलज ज्ञात करने की, मतलब डेरिवेटिव, ठीक है। अवकलज ज्ञात करने की जो प्रोसेस है उसी का नाम है अवकलन। और अवकलज जय का अर्थ होता है जन्मना, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना किसी अनुज जो पीछे जन्मा हो यानी बाद में जन्मा हो, जैसे जलज जो जल में जन्मा हो। तो ये क्या? अवकलज यानी अवकलन करने के बाद जो हमारे पास प्राप्त हुआ है उसी का नाम क्या है? अवकलज है। अब आप पूछोगे कि अवकलज क्या है, इसका क्या काम है? तो देखो हमारे दैनिक जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिनको जानने की हमारी जिज्ञासाएं होती है और बहुत बड़े स्तर पर भी ये काम आने वाली चीज है। जैसे मान लो एक पानी की टंकी है, पानी की टंकी है और इसमें जल है। इसमें एक मान लो यहाँ नल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ नल लगा हुआ है और ये नल आपने ऑन कर दिया और पानी नीचे आ रहा है और टंकी खाली हो रही है। अब आप ये देखोगे कि ये टंकी 5 मिनट तो थोड़ा मान लो आप 30 मिनट है ना, 30 मिनट में कितनी खाली हुई है? फिर आपने देखा कि 1 घंटे में ये कितनी है जो खाली हुई है। फिर आप क्या करोगे? एक अनुमान लगा लोगे कि 30 घंटे में इतनी खाली हो रही है, 1 घंटे में इतनी हो रही है, तो ये लगभग संभावित 5 घंटा बाद टंकी खाली हो जाएगी या 4 घंटा बाद खाली हो जाएगी। तो आप ये अनुमान लगा सकते हो किससे? एक दर ज्ञात करने से कि भाई पानी है वो किस दर से जा रहा है, किस दर से इसकी जो गहराई कम होती जा रही है, पानी का स्तर नीचा होता जा रहा है। उसके हिसाब से आप किसी को बता सकते हो कि ये टंकी इतने टाइम बाद खाली हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही जैसे मान लो कि जो अंतरिक्ष में जो उपग्रह वगैरह भेजे जाते हैं और उनमें जो रॉकेट जो यान है वो काम में लिए जाते हैं, उनमें क्या होता है कि वो 1-1 सेकंड की स्पीड देखते हैं कि इतने टाइम में ये यहाँ पहुंच जाएगा या इतने टाइम बाद ये यहाँ होगा। तो उस छोटे से अंतराल में मान लो कि 5 सेकंड पहले तो ये
जो रॉकेट यहाँ था, ठीक है, लेकिन जो 10 सेकंड बाद यहाँ पहुंच गया। तो उस 5 सेकंड के अंतराल में वो पता करते हैं कि वो कितनी दूर तक जो है पहुंच सकता है। तो उस छोटे से अंतराल से जो उसका वेग में जो परिवर्तन की दर है वो ज्ञात की जाती है, और उससे पता चल जाता है कि भाई इतने टाइम बाद ये जो है पृथ्वी के बाहर यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। उसी से तो जैसे मान लो कि जो क्या है कि वो पृथ्वी की जो है ना, क्या बोलते हो आप, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण है, उसमें भी 11.2 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से अगर नीचे जाएगा तो पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकेगा, तो उससे भी ज्यादा होना जरूरी, इस हिसाब से इनकी जो है गणना की जाती है पहले ही, ठीक है। तो ये इन्हीं प्रोसेसों को ज्ञात करने का जो काम ही अवकलज करता है। ये कोई नई चीज नहीं है। आप समझोगे कि भाई अवकलज है, अवकलन है, ये पहले हमने नाम भी नहीं सुने थे, ये अचानक से कहां से आ गए, क्या है, ये कुछ नहीं है। ये बस छोटी सी बातें हैं। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था, वेग पढ़ा था, और वेग का अर्थ क्या होता था कि जो विस्थापन है, विस्थापन की दर में परिवर्तन, विस्थापन की दर में परिवर्तन या विस्थापन की दर, ठीक है ना। विस्थापन की दर यानी विस्थापन में परिवर्तन, है ना। वेग क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो विस्थापन है बट्टा समय, ये क्या था, वेग था। विस्थापन में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर का अर्थ होता है समय, यानी कितने समय बाद कितना बदल रहा है। तो वेग का अर्थ ये हुआ, जब ये वेग हमने ज्ञात कर लिया तो हमारी जो जिज्ञासा हुई कि इस वेग में भी तो कुछ परिवर्तन होता होगा, है ना। विस्थापन के हिसाब से हमने ये पता किया कि 5 घंटे में कोई गाड़ी है जो अगर 150 किलोमीटर गई है, तो हमने अनुमान लगाया कि उसका वेग है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा। लेकिन फिर हमने क्या किया कि वेग से हम संतुष्ट नहीं हुए, और हमें प्रत्येक घंटे का अलग अलग चाहिए होगा, या थोड़े थोड़े टाइम पर चाहिए होता है वेग। तो उसके लिए हमने क्या ज्ञात किया, त्वरण। क्या ज्ञात किया, त्वरण। त्वरण का क्या होता है कि जो वेग में परिवर्तन की दर है, वेग में परिवर्तन की दर मतलब वेग बटे समय, ये ज्ञात किया। अब हमारी जिज्ञासा हुई है कि हम किसी पिंड की गति का अध्ययन है वो पर सेकंड करें, सेकंड के भी छोटे भाग तक हम पहुंच जाएं कि अगर एक एक सेकंड में परिवर्तन हो रहा है तो उस एक सेकंड में उसका वेग क्या था, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी कण है, कोई भी पिंड है, ये यहाँ जो गिर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि 5 सेकंड, मान लो जो 10:05 पर ये कण यहाँ था, और 10:06 पर ये कण है जो यहाँ आ गया, तो हम उस 1 सेकंड में भी उसके जो वेग में परिवर्तन हुआ है उसको हम जानना चाहते हैं, है ना। उसके लिए हमें जरूरत पड़ी अवकलन की, अवकलज की, ठीक है। तो ये बात तो हुई समझने वाली। अब हम गणितीय रूप में भी थोड़ा देखते हैं कि ये जब हम दर ज्ञात करते हैं तो इसको ज्यामितीय रूप में हम कैसे देखते हैं। देखो एक मिनट, तो ज्यामितीय रूप देखते हैं। मान लो ये y एक्स है और ये x एक्स। अब हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, एक बार मान लो ये कोई वक्र है, ठीक है।
पे मान लो कोई ये दो बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु यहाँ जो x बराबर आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे मान लो ये x है, ठीक है, ये x दूरी हो गई, ये है एक बिंदु, ये दूरी इससे थोड़ी सी अधिक लेते हैं हम, ठीक है ना, थोड़ी सी अधिक, उसको नाम देते हैं h। यानी h का अर्थ क्या है कि ये 0 तो नहीं है लेकिन कुछ ज्यादा भी नहीं है, 0 के आसपास की संख्या है, थोड़ी सी अति अलग संख्या है कोई h, ठीक है। मान लो ये हो गया हमारा y। अब देखो ये निर्देशांक क्या होगा, जैसे x मान लिया आपने, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना, आपके कंफ्यूजन ना हो तो दूसरा भी मान सकते हो, ये x हो गया। तो अब ये क्या होगा, जैसे हमने क्या पढ़ा था, फंक्शन पढ़ा था, उसमें 1 2 3 इस प्रकार से ये कोई जो सेट था और ये कोई बी सेट था, उसमें मान लो कि 7 8 इस प्रकार से थे, ठीक है, और इस प्रकार से जो हम इनकी रिलेशन को व्यक्त करते थे, ठीक है। तो ये जो होता था, ये होता था x, ये जो संख्याएं हैं सारी इनको बोलते थे हम x। x को रखने पर जो मान प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते थे, फंक्शन fx बोलते थे। ये किसके बराबर होता था, ये y के बराबर होता था। यानी इस फंक्शन में हम x को रखें तो क्या प्राप्त होगा, ये संख्या प्राप्त होगी और उस संख्या का नाम होगा y। तो हम ये मान लो कोई फंक्शन ही तो है, ये वक्र क्या है, कोई फंक्शन है। फंक्शन किसको बोलते हैं आप, फंक्शन किसको बोलते हैं, फंक्शन का अर्थ क्या होता है, एक अद्वितीय संबंध होता है, एक अद्वितीय संबंध, ऐसा संबंध जिसमें जो ये प्रांत है, इसके जो भी एलिमेंट है, जो भी अवयव है, ठीक है, इन अवयवों का इन दूसरे सेट से एक संबंध, ऐसा संबंध। रिलेशन में तो क्या होता है, एक आपने रिलेशन पढ़ा था और एक पढ़ा था फंक्शन, यानी संबंध और फलन पढ़ा था आपने, ठीक है ना, रिलेशन और संबंध और फलन, यानी रिलेशन और फंक्शन पढ़ा था। उसमें क्या अंतर था कि जो रिलेशन होता है उसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक को 7 के साथ भी आप जो रिलेटिव कर सकते हो, है ना, एक को 8 से, एक को 9 से भी। तो इस प्रकार से आपके पास संबंध बना 1 7 1 8 1 9 इस प्रकार से, ठीक है। 2 का 2 8 2 7 2 9 इस प्रकार से बनते थे, ठीक है। इतने सारे संबंध हो गए। लेकिन फंक्शन एक अद्वितीय संबंध होता है, होता तो संबंध ही है, लेकिन कैसा, अद्वितीय, इसके समान कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय का अर्थ क्या हुआ कि ये जो यहाँ है, इस साइड में जो भी मान आते हैं, ये एक एक 3 बार आ गया ना, लेकिन इस संबंध में क्या होगा, ये एक बार ही आएगा। यानी ये केवल इससे रिलेटिव हो सकता है, ये इससे नहीं हो सकता, ये 2 से नहीं हो सकता। हाँ, इस साइड वाले कोई 2 1 से है, जो मतलब ये है, ये 2 के साथ संबंधित नहीं हो सकता, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। समझ आई बात, ठीक है। ये तो हो सकता है, जैसे 7 का इससे हो गया, 7 का इससे भी हो सकता है, 7 का इससे भी हो सकता है, लेकिन ये है इस साइड वाला किसी 2 के साथ संबंध नहीं बना सकता। इसी को हम क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। तो x का फलन यानी क्या होगा, fx होगा। क्या होगा, fx, ठीक है। अब यहाँ x प्लस h है, तो ये जो मान है, यहाँ जो निर्देशांक है, निर्देशांक आप कैसे लिखते हो,
निर्देशांक कैसे लिखते हो किसी बिंदु के? ये तो दूरी क्या हो गई, इसको छोड़ो आप यहाँ थोड़ी, ये है निर्देशांक। निर्देशांक कैसे लिखते हो? जैसे ये कोई 1 2 3 4 5 1 2 3 है, आपको लिखना है 3 और 4, तो आप कैसे लिखते हो? ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, यानी x की तरफ से 3 और y की तरफ से 4, तो ये यहाँ हो गया, इस प्रकार से लिखते हो ना। यानी ये जो बिंदु है ये हो गया 3 और 4, x का मान पहले और y का मान बाद में। तो यहाँ क्या लिखोगे? x, पहले x की वैल्यू फिर y की, अब y का मान क्या है? fx है, जो भी यहाँ प्राप्त होगा वो y का मान ही होगा, है ना। f फलन में x का मान रखा जाएगा तभी तो y की वैल्यू आएगी, यानी y की जगह हमने क्या लिख दिया? fx, और यहाँ x का मान x प्लस h और y का मान fx प्लस h, यानी फलन ऑफ x प्लस h। ठीक है। अब देखो एक ये त्रिभुज बन रहा है, ये आपको क्या करना है? ये दूरी जितनी कम हो उतनी कम करनी है। क्यों? क्योंकि ये जो बिंदु है ये इतने नजदीक होने चाहिए कि इस पे अभी मान लो ये कोई रेखा खींचनी चाहो आप तो इस प्रकार से खींचेगी, ठीक है ना। लेकिन एक ऐसी रेखा होनी चाहिए जो इस वक्र को स्पर्श करते हुए निकले, ठीक है ना। तो ये तो क्या होती है इसकी प्रवणता, ढाल को क्या बोलते हैं? प्रवणता, ठीक है। प्रवणता को हम क्या बोलते हैं? टेन थीटा। क्या बोलते हैं? टेन थीटा। आपने पिछली क्लास में एक छोटी सी बात और बीच में कर लेते हैं, क्योंकि जब बेस मजबूत होगा, अब होता क्या है कि अवकलन के सीधे क्वेश्चन हम शुरू कर दें तो क्या टाइम लगने वाला है, सीधा जो भी फॉर्मूला है उसके हिसाब से होता जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो और उसका जो हमारी जिंदगी में उसका क्या महत्व है और हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। इसलिए हम विस्तार से बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। जब जड़ से कोई बात बताई जाती है तो उसको सीखने का जो आनंद है वो परम आनंद होता है, ठीक है, वही लेंगे हम। तो प्रवणता की बात आई तो आपने पिछली क्लास में रेखा की प्रवणता पढ़ी थी, रेखा की ढाल, रेखा की प्रवणता, ठीक है। तो रेखा की प्रवणता के लिए हमने क्या किया था? ये मान लो कोई कर्व है, अब आपने ये कोई रेखा है, इसकी ढाल ज्ञात की थी, तो कोई दो बिंदु लिया था, है ना। रेखा मान लो यहाँ से जा रही है, अब आपने दो बिंदु लिए थे, इन दो बिंदु को सेम ऐसे ही आपने मिलाया था। अब ये जो त्रिभुज प्राप्त हुआ था और ये आपको ज्ञात करने की प्रवणता, इसकी और इसकी प्रवणता समान होगी, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखा आपको पता है किन्हीं दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के जो ये कोण बनते हैं ये दोनों आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये और ये दोनों समान होंगे, इसलिए आपने यहाँ त्रिभुज बनाया था। अब ये दूरी निकाली थी, ये दूरी क्या होगी? ये मान लो x है और इसमें थोड़ी सी वृद्धि कर दिया आपने डेल x, ठीक है। तो ये जो दूरी हो गई क्या हो गई? x प्लस डेल x, और ये जो बिंदु y था और इसमें थोड़ी सी वृद्धि हो गई तो ये हो गया y प्लस डेल y, ठीक है। अब देखो ये जो दूरी है, अब आपने क्या किया था कि इसको कम करते गए, जैसे मान लो ये कोई अलग से देख लो, थोड़ा सा कोई त्रिभुज है, आप क्या करोगे, ये वक्र थोड़ा ढंग से नहीं बन रहा है, ये
अब देखो इसको जैसे जैसे आप नजदीक लाओगे तो ये सीधी होती जाएगी। देखो अभी थोड़ी सी जगह है ना, मान लो यहाँ आ गई, अब एकदम इसके नजदीक थोड़ा और नजदीक आ गई, तो एक प्रकार से ये वक्र नहीं रह करके जब नजदीक आएगी तो क्या बन जाएगा, ये इसका कर्ण बन जाएगा। जो वक्र है ये कर्ण का काम करेगा। यानी ये जो गोलाई है ये जैसे जैसे हम इसके यहाँ थे तो बहुत ज्यादा गोलाई थी, यहाँ आए तो कम हो गई, यहाँ आए तो बिल्कुल एकदम रेखा के रूप में हो गया। तो इसी को कम करने का प्रयास किया यहाँ बिंदुओं को नजदीक लाकर। तो ये जो दूरी है ये तो इसका आधार। अब आधार का मान क्या है, इसमें से इस पूरी में से क्या निकाला, ये दूरी क्या है x, और ये पूरी दूरी है x प्लस डेल x। इसमें से ये निकाला तो x है x कैंसिल, क्या बचा डेल x, ये दूरी क्या है डेल x। और इसमें से ये निकाली तो ये दूरी आ गई, ये दूरी क्या है y प्लस डेल y माइनस y, y से y कैंसिल डेल y। ठीक है, ये आधार है और ये है लंब। ठीक है, और प्रवणता आप लिखते हो टेन थीटा इसके इक्वल होता है लंब बटे आधार के, तो लंब डेल y बटे आधार डेल x। इस प्रकार से आपने पढ़ी थी प्रवणता। अब हम क्या करेंगे, प्रवणता के लिए तो आपने त्रिभुज बनाया था, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि त्रिभुज ना बन के एक बिंदु पे केंद्रित हो जाएं और ये जो है ये ढाल स्पर्श रेखा बन जाए। ठीक है, स्पर्श रेखा बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बिंदुओं को, इन दोनों बिंदुओं को बिल्कुल नजदीक लाते गए हम, और नजदीक लाते गए और नजदीक लाते गए और नजदीक लाते गए, और आते 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 इतना छोटा त्रिभुज बन गया कि उसमें बिंदु दोनों समा गए, एक ही जगह हो गए, दोनों बिंदु एक ही जगह हो गए। जैसे यह है, अब ये जो त्रिभुज बन रहा है हमने क्या किया कि इसको और नजदीक लाए और नजदीक लाए और नजदीक लाए और नजदीक, इस प्रकार से नजदीक लाते गए कि इतना छोटा त्रिभुज बना, एक बिंदु के समान त्रिभुज बना। ठीक है ना, एक बिंदु के समान। तो ये बिंदु बनते ये रेखा जो स्पर्श करके निकल रही थी वो कहाँ से निकलेगी, अब इस बिंदु से निकलेगी, इस बिंदु से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। तो अवकलन का ज्यामितीय रूप में ये अर्थ है कि जो भी वक्र है, वक्र उस पे स्पर्श रेखा खींची जा सके, उसको टच करते हुए निकले। अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो क्षण जो सेकंड वेग चेंज हो रहा है वही तो ज्ञात करना है। तो हमें इतना मतलब नजदीकी से मान प्राप्त करना है कि इसको केवल टच करके जाए और उतना ही मान बताए कि इस सेकंड में इतना मान था। हमें ये नहीं चाहिए कि इतनी दूर का मान बताए, हमें चाहिए केवल इसको टच करे और ये बताए कि हाँ इस समय ये मान था, यही तो चाहिए। तो ये और नजदीक आएगा। इसमें हमने क्या शर्त रखी, इसमें हमने शर्त एक ही रखी कि जो पहले तो शर्त कुछ नहीं थी, जब रेखा की ढाल निकाली थी तो त्रिभुज बना था छोटा सा। अब हमें बिंदु बनाने के लिए शर्त क्या रखी कि जो h लिया है हमने ये टेंस टू 0 है, 0 की ओर बढ़ रहा है h, यानी h 0 के बिल्कुल नजदीक है। तो हम इसमें क्या लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 और डेल y अपॉन डेल x, ये बोल देते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, अवकलज हो गया। ठीक है, इसके लिए लिमिट आपने जो कक्षा 11 में पढ़ी थी, अगर आप चाहो तो उसके बारे में थोड़ी बात बता देता हूँ कि लिमिट क्या थी। तो लिमिट जो हमने पढ़ी थी उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो जैसे हमने ये निकाला था, क्या निकाला था, टेन थीटा, यानी रेखा की जो ढाल निकाली थी वो हमारे पास क्या आई, डेल y अपॉन डेल x, यही आई ना। ये कैसे आई थी भाई, ये मान हमने यहाँ अलग से ले लेते हैं। ये मान हमने निकाला था डेल x, क्या निकाला था, यहाँ x थी लंबाई और यहाँ थी x प्लस डेल x। तो ये जो मान कैसे निकला था, इसमें से ये घटाया, ये क्या है,
ये तो है x यानी x1 मान लो, ये x2 है, और ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो, ये मान डेल y हमने कैसे निकाला था, कैसे निकाला था कि y का मान या तो हो गया fx और यहाँ हो गया fx प्लस डेल x, ये हो गया। इनमें इस पूरे में से इतना निकाला यानी fx निकाला, तो क्या बचा डेल y। तो क्या किया हमने, ये है y1 और ये है y2, हमने y2 में से y1 निकाला था, इसमें हमने क्या किया था x2 में से x1। तो tan का अर्थ क्या होता है, लंब बटे आधा, लंब यानी लंब यानी y2 माइनस y1, यही तो किया था हमने, तभी तो डेल y आया था। और नीचे क्या निकाला था, x2 माइनस x1। ये सूत्र आपको याद आ रहा होगा शायद, कक्षा 11 में पढ़ा था रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए, और ये इस प्रकार से आया था ये, है ना। तो अब आपको काफी कुछ याद आ रहा होगा, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। यही प्रक्रिया हम इसके साथ करेंगे। तो उससे पहले थोड़ी सी लिमिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। लिमिट सीमा, ठीक है। जैसे मान लो, एक दो एग्जांपल दे रहा हूं, देसी एग्जांपल, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास कोई चुंबक है, ठीक है, चुंबक है, या आपने एक लोहे की कील है आपके पास, यह लोहे की कील है, इस कील को आप चुंबक के पास ले जा रहे हो, पास ले जा रहे हो, एक ऐसी सीमा आएगी कि एक ऐसी हद आएगी कि ये कील थोड़ा थोड़ा अपने आप हिलने लगेगी और कोशिश करेगी कि मैं चिपक जाऊं इससे। अगर आप थोड़ा सा एक बाल भी आगे आपने इसको खिसका दिया तो ये खुद भाग कर चिपक जाएगी, ठीक है। और इधर एक बाल भी खींच ली तो ये अपने आप इसके पास नहीं जाएगी, होता है ना। यानी उसकी हद है वो कि एक बाल भी आगे गई तो ये चिपक जाएगी चुंबक में, ठीक है, नहीं तो नहीं चिपकेगी। तो यही क्या है, सीमा है। एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई पानी की खाई है, कोई आदमी इधर से आ रहा है, किसी ने यहाँ बैठे ही कहा कि आप यहाँ से देख कर आओ कि कोई मान ज्ञात करो, कोई मान है, लंबाई मान लो कि आप कहाँ तक जा सकते हो। तो ये यहाँ तक जा सकता है, बीच में खाई है, ठीक है। कहाँ तक जा सकता है कि भाई यहाँ तक जा सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ नहीं जा सकता। लेकिन आगे वाले ने बोला कि जहां तक तुम जा सकते हो वहां तक तो जाओ। तो ये कहां तक जाएगा, एकदम इसके पास जाएगा, एकदम इसके पास जाएगा, लेकिन इसके अंदर नहीं जाएगा। वही क्या है, सीमा। तो अब जैसे हम जो बात करते हैं, देखो सीमा की बात करते हैं, और सीमा की आप बोलोगे कि जरूरत ही क्यों पड़ी, भाई ऐसे झमेले में हम पड़े ही क्यों, क्या मुसीबत आन पड़ी थी, है। तो देखो कभी कभी होता क्या है कि इस प्रकार के हमें कुछ फंक्शन मिलते हैं, जैसे मान लो कि x² माइनस 2/x-2 है, और इसका मान हमें निकालना है x इक्वल टू 2 पे, x बराबर 2 पे इसका मान निकालना। तो आप क्या करोगे, x की जगह 2 रखोगे, तो x की जगह जैसे आप 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 बट्टे 2 माइनस 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ आप 4 रख लो, ठीक है। तो क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 बट्टे 0, इस प्रकार आपको प्राप्त हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अनडिफाइंड वैल्यू बोलते हैं, यानी अपरिभाषित मान है ये, अपरिभाषित।
अनडिफाइंड, ठीक है। तो अपरिभाषित है, कोई मान है ही नहीं। किसी ने बोला कि ये फंक्शन है, आप x का मान ज्ञात करके लाइए, तो उसने बोला कि इसमें तो x का मान आ ही नहीं रहा है, कोई परिभाषित ही नहीं है, 0/0 का क्या मतलब हुआ। तो उसने क्या कहा कि भाई कुछ तो मान लेकर आओ। अगर x बराबर 2 पे कोई मान नहीं, फिक्स मान नहीं मिल रहा है, तो लगभग तो लेकर आओ उसके आसपास का, कि जहां तक संभव हो सके वहां तक तो लेकर आओ, ठीक है ना। इसलिए सीमा का चलन हुआ ऐसे मान निकालने के लिए। कैसे? जैसे अब देखो x बराबर 2 पे तो मान नहीं निकल रहा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 2 के पास तो मान निकले। ऐसे इतने बड़े फंक्शन को हम ऐसे ही कैसे छोड़ देंगे। तो देखो एक आपने एक सारणी बनाओ, क्या किया, ये x है, ये fx है। fx का अर्थ क्या हुआ कि x का वैल्यू रखते ही जो मान प्राप्त हुआ वो। तो आपने क्या किया, x की जगह कुछ मान रखे, जैसे 1 रखा तो क्या प्राप्त हुआ, 1 रखा तो 1 -4 यानी -3 बट्टे -1 यानी प्लस का 3। ये आया। अगर आपने x की जगह 1.5 रखा तो मान क्या आया, 3.5, ठीक है। अगर आपने 1.6, 7 है ना, मान लो 1.8 रखा तो यहाँ आया 3.8। मान लो 1.9 रखा तो यहाँ आया 3.9। आपने 1.99 रखा तो यहाँ आया 3.99, ठीक है। आपने 1.999 इतना रखा तो यहाँ आया 3.9999। ये मान क्या है, बिल्कुल 4 के समान है। आप कहीं भी 3.99 लिखा हुआ देखते हो तो भी आप बोल देते हो कि 4 है, बोल देते हो ना। तो ये तो और भी बड़ा हो गया, तो इसको आप बेझिझक बोल सकते हो कि 4 है। तो आपने क्या बोला कि इसका मान लगभग 4 है, बोल दिया 4। तो ये यानी एकदम जो 4 के नजदीक है, बेझिझक बोल सकता है कि भाई वैल्यू क्या है, 4 है ना। लेकिन जब x का मान हमने 2 रखा तो वैल्यू क्या आ रही थी, x का मान जब हम 2 रखेंगे तो वैल्यू आ रही थी 0/0, जो कि अपरिभाषित है, परिभाषित ही नहीं है। जबकि एकदम वैल्यू तो हमें 4 के नजदीक मिल रही है। तो यह है सीमा का कमाल, ठीक है ना। इसलिए हम पढ़ते हैं। अब देखो हम जैसे जैसे जो ये x है ये किसके नजदीक जाता गया, ये 2 है, 2 के नजदीक। x किसके नजदीक जा रहा था, 2 के नजदीक। इसको हम क्या बोलते हैं, x टेंड्स टू 2, टेंड्स टू यानी की ओर प्रवृत्त है, अप्रोचिंग टू, ठीक है। तो x 2 की ओर प्रवृत्त है। जब x 2 की ओर अप्रोच कर रहा है, जब x 2 की ओर बढ़ रहा है, तब fx किसकी ओर बढ़ रहा है, fx 4 की ओर बढ़ रहा है। किसकी ओर बढ़ रहा है, 4 की ओर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये उसकी क्या होती है, जहां तक बढ़ रहा है वो इसकी लिमिट होती है। अब हम 2 तरीके से बढ़ सकते हैं, जैसे इस साइड से आए, उसी प्रकार से हम इस साइड से भी आ सकते थे। इस साइड से कैसे, जैसे मान लो कोई भी नंबर रेखा होती है जिसमें एक तरफ तो माइनस होता है और एक तरफ प्लस होता है, ठीक है ना, प्लस एक तरफ माइनस, यानी इस तरफ से आ रहे थे तो इस तरफ से भी आ सकते थे। कैसे कि जैसे आपने मान रखा 2.01 तो यहाँ मान आता 4.01, आपने 2.001 रखा तो यहाँ आता 4.001, और आप अगर रखते 2.001 तो यहाँ आता 4.001। यानी ये क्या है,
4.0001 क्या है? ये एक नेगलेक्ट संख्या है ना, इसको हम छोड़ सकते हैं, इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये 4 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप अगर इस तरफ से अगर x 2 की ओर बढ़ रहा था तब है जो fx किसकी ओर बढ़ रहा था? 4 की ओर बढ़ रहा था। अगर x यहां से इस तरफ से बढ़ता तो भी fx किसकी ओर बढ़ता? 4 की ओर बढ़ता। ठीक है, तो इस तरफ से बढ़ने को हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। और इस साइड से बढ़ने को हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, इस तरफ से बढ़ने को हम दर्शाते हैं, जैसे कोई भी संख्या है इसको हम जैसे 2 लिया था यहाँ तो उसको 2 माइनस लिखते हैं, इस तरफ से जब बढ़ रहे हैं तो उसको 2 प्लस लिखते हैं। ठीक है, 2 माइनस कहाँ भी लिखा हुआ है, 2 की जगह मान लो a है तो हम क्या लिखते हैं कि जो a लिमिट a माइनस और f x इस प्रकार से दर्शाते हैं। और जो भी संख्या प्राप्त होती है वो लिमिट होती है। क्या होती है? लिमिट होती है। तो ये जो कंसेप्ट हुआ ये हुआ लिमिट का। ठीक है, तो लिमिट में क्या होता है कि आप इस तरफ से बढ़ोगे तो भी वही मान प्राप्त करोगे और इस तरफ से बढ़ोगे तो भी वही मान प्राप्त करोगे, लेकिन एग्जैक्ट मान आपको नहीं मिलेगा, यानी 2 पे जो हम ज्ञात कर रहे थे वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सीमा का अस्तित्व कब होता है? सीमा का अस्तित्व कब होता है? जब आप दाईं तरफ से बढ़ रहे हो या बाईं तरफ से बढ़ रहे हो, दोनों का मान अगर एक ही संख्या की ओर बढ़े। ठीक है ना, जैसे ये 4 प्राप्त हो रहा है, चाहे इधर से बढ़ो चाहे इधर से बढ़ो, अगर 4 प्राप्त हो रहा है, दोनों का मान समान प्राप्त हो रहा है, तब तो जो सीमा है उसका अस्तित्व होता है, एग्जिस्ट करती है, यानी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर दोनों का मान समान है, यानी जो LHS बराबर है RHS के, तो क्या है? लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर LHS नॉट इक्वल टू RHS तो आप क्या बोलते हो कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यानी इसका अर्थ होता है सीमा का अस्तित्व है और इसका अर्थ होता है सीमा का अस्तित्व नहीं है, ये आप बोलते हो। तो ये हुई सीमा की कहानी। अब आप अगर जो याद करना चाहो, जैसे मान लो अब एक छोटी सी बात और देखो, सीमा का जो कंसेप्ट है पूरा क्लियर करा देते हैं कि ये जो 3 - 99 जो प्राप्त हो रहे हैं ये क्या है? ये 4 में से थोड़ा सा घटाने पे प्राप्त हो रहे हैं, यानी 4 में से क्या घटाएं? कोई छोटी सी संख्या, मान लो h है, वो संख्या क्या है? h है। जो h क्या है? h 0 की ओर बढ़ रही है, यानी h का मान 0 के समान ही मान लो आप लगभग, लेकिन 0 नहीं है, लेकिन 0 के समान ही है, 0 के बहुत नजदीक है, ये h है। यही तो अंतर है इसमें 3 9 मान में और 4 में। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे कि लिमिट, अब लिखोगे कि h 0 की ओर बढ़ रहा है और जो x है वो मान जो प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है? h या तो प्लस h प्राप्त हो रहा है या लिमिट h टेंड्स टू 0 x या माइनस h की तरफ जो प्राप्त हो रहा है। ये तो कब प्राप्त होगा? जब दाईं सीमा होगी और ये जब बाईं सीमा होगी। ठीक है ना, जब आप दाईं ओर से बढ़ोगे तो ये मिलेगा, आप बाईं ओर से बढ़ोगे तो x माइनस h मिलेगा। ये होती है सीमा। जैसे हमें जो हल करते हैं कि ये हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसी पे बात करते हैं। ठीक है, जो एग्जाम्पल लिया था हमने उसी पे बात करते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल था x² - 4 अपॉन x - 2। हमें क्या करना है? सीमा का अस्तित्व है या नहीं है इसकी जांच करनी है।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम जो RHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे। RHL निकालने के लिए आप क्या करोगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और fx प्लस h ये रखोगे, x प्लस h रखोगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि x है वहां आप x प्लस h रखोगे, जहां भी x है वहां x प्लस h रखोगे। तो रखो, x की जगह आपने x प्लस h रखा, इसका स्क्वायर किया -4 बट्टे x प्लस h रखा -2 किया। ठीक है, अब देखो इसको हल करो तो क्या प्राप्त होगा, यह है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करोगे तो मान क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, हाँ एक्स की जगह आपने क्या रखा, एक्स का एक्स टेंड टू 0। अच्छा, आपको लिमिट जो ज्ञात करनी है वो x इक्वल टू 2 पे ज्ञात करनी है, x इक्वल टू 2 पे ज्ञात करनी है। तो x की जगह आप 2 रखो, ठीक है 2। तो अब देखो इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4 h यानी 2ab प्लस b स्क्वायर यानी h स्क्वायर -4 बट्टे ये यहाँ तक है, ठीक है ना, ये यहाँ तक है, बट्टे 2 से 2 कैंसल, h ये आ गया। अब देखो किसी भी संख्या को हम अलग अलग भाग दे सकते हैं, तो 4h अपॉन h प्लस h स्क्वायर बट्टे h माइनस 4 बट्टे h। देखो h से h कैंसिल किया 4 बचा, h से h कैंसिल किया बचा h और -4 बट्टे h। अब आप क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 करोगे, यानी h की जगह 0 रखोगे तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, क्या बचा 4, क्या बचा 4। ये 4 प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आप राइट हैंड साइड से आओगे, यानी x की जगह क्या रखोगे, x माइनस 2 और x की जगह क्या है 2 है, आपको 2 पे ज्ञात करना है तो 2 माइनस h रखोगे, x की जगह 2 माइनस h रखोगे, 2 माइनस h का स्क्वायर -4 बट्टे 2 माइनस h माइनस 2। अब देखो इसको ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब ओपन करते हो क्या आता है, a का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी 2 इंटू 2 4 और h और माइनस माइनस प्लस का हो गया h स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। ठीक है, बट्टे 2 से 2 कैंसल -h। अब अलग अलग ले लो, 4 बट्टे -h है ना, और ये -4h बट्टे -h और प्लस h स्क्वायर बट्टे h। आप लिमिट लगा दो, x टेंड्स टू 0 पहले तो आप काट लो, x h से h कट गया तो क्या बचा 4 बट्टे -h माइनस 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 प्लस हो गया 4 और प्लस h से h कैंसल h। अब लिमिट लगा दो, x टेंड्स टू 0 तो क्या प्राप्त होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, 4 बचेंगे, क्या बचेंगे 4। तो देखो राइट हैंड साइड से भी 4 मिल रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड से भी 4 मिल रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट टू। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट यानी सीमा का अस्तित्व है। ये बात हो गई सीमा की। तो अवकलन में क्या होता है, और कभी कभी क्या होता है कि सीमा का अस्तित्व नहीं भी होता है, जैसे तो कभी कभी सीमा का अस्तित्व नहीं भी होता है। कैसे, जैसे मान लो ये कोई फंक्शन है f(x), मान लो 1 आता है, कब है, किसी फंक्शन का मान 1 है, कब है, जब x छोटा है या बराबर है 0 के। ठीक है, और फंक्शन का मान 2 है जब x है जो क्या है 2 से
जीरो से बड़ा है, जब x क्या है जीरो से बड़ा है, तो ये इसका हम जब ग्राफ बनाएंगे तब किस प्रकार से मान प्राप्त होगा। जैसे ये 1 मान लो, ये 2, ठीक है, इधर माइनस इधर प्लस, ये होता है 0, निर्देशांक 0 0। अब देखो जब एक है मान फंक्शन का कब है, जब x है वो या तो 0 के बराबर है या 0 से छोटा है। छोटा मतलब इस साइड में, और बराबर यानी यहाँ तक आ सकता है लेकिन इस साइड जा सकता है, यानी यहाँ नहीं पहुंच सकता, यहाँ तक, ठीक है। अब देखो x बड़ा है 0 से तब 2 है, यानी बड़ा है तब क्या है 2 है। अब देखो सीमा जब आप निकालोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो दोनों की सीमा एक जगह नहीं मिल रही है, दोनों की बराबर नहीं आ रही है, एक आ रही है एक की तो, और दूसरी तरफ से आप निकालोगे तो 2 आ रही है, यानी जो एल क्या बोलते हो आप, राइट हैंड साइड लिमिट नॉट इक्वल टू एल एच एल, यानी सीमा का अस्तित्व नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा का अस्तित्व नहीं है, ऐसा आप बोलते हो, ठीक है। तो ये आपके बात हो गई सीमा की। इस प्रकार जब हम वापिस मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है, जब हम बात कर रहे थे कि अवकलन ज्ञात करना है, उसमें क्या होता है कि हमें एक बिंदु पे चाहिए, तुरंत का तत्काल मान चाहिए, यानी एक बिंदु पे कोई रेखा स्पर्श करती हुई निकले वही मान चाहिए, उस बिंदु पे मान चाहिए, यानी एक प्रवणता नहीं, स्पर्श रेखा, एक वक्र पे स्पर्श रेखा का मान चाहिए, एक वक्र पे स्पर्श रेखा का मान। तो जैसे वक्र है, इस वक्र पे यहाँ कोई बिंदु है जहां से स्पर्श रेखा गुजरेगी, तो इस जो ये कोई भी फलन है, वक्र का मतलब क्या है, ये फलन है कोई भी, इस फलन में इस बिंदु पे पहुंचना है, चाहे इस साइड से पहुंचे चाहे इस साइड से पहुंचे, दोनों पर मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कहने का अर्थ क्या है कि इस साइड से राइट साइड से पहुंचो या लेफ्ट साइड से पहुंचो, इस बिंदु पे मान दोनों का समान होना चाहिए। तो यही तो क्या थी, यही तो लिमिट थी कि राइट हैंड साइड और एल एच साइड दोनों समान होगी तब इसका मान आएगा, ठीक है ना। अवकलनीयता की जब जांच करेंगे तब इस बात को समझेंगे, ठीक है। और अगर इस बिंदु पर भी फलन का मान और इस साइड वाली और इस साइड वाली का भी मान, यानी सीमा का मान अगर फंक्शन के बराबर हो जाए तब उसको हम बोलते हैं संतत फलन। क्या बोलते हैं, संतत फलन, कंटिन्यू, ठीक है ना, फंक्शन संतत फलन। जैसे मान लो ये कोई है, ठीक है, ये कोई वक्र है, इस साइड से आ रहा है इस साइड से आ रहा है, लेकिन यहाँ इसका मान बराबर नहीं है। देखो एल एच एल और आर एच एल ये दोनों बराबर है, लेकिन जो एफ एक्स का मान है, फंक्शन का मान है, वो इनके बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू एफ एक्स। तब ये क्या होगा, ये मान असंतत होगा। ये फंक्शन है वो क्या होगा, असंतत होगा। ये फंक्शन क्या होगा, असंतत। और संतत कब होता है, जब तीनों का मान बराबर हो, यानी बिंदु भी पूरा भर जाए तो संतत। संतत का अर्थ कि हम बिना पेन उठाए इस लाइन को ड्रॉ कर सके, इस लाइन को खींच सके, तब वो संतत होता है। तब कैसे होगा, जब इस बिंदु ये इस पे कोई मान ही नहीं है, तब तो ये हम लाइन खींच नहीं सकते बिना रुके, ये आ गया बीच में बिंदु। अगर इसी का मान भी इसके बराबर है तो हम जो बिना पेन उठाए लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तब ये संतत होता है, ठीक है। ये बातें आप आगे पढ़ोगे। हम अपनी बात करते हैं अभी अवकलन वाली। तो इसमें देखो कि जैसे हमने जो रेखा की ढाल निकाली थी उसमें y2 - y1 x2 - x1 किया था, ये चर्चा हमने पहले की थी, इसीलिए मैंने इसको अभी तक बचा रखा है ताकि अब काम आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या करना है, वही बात, वही तो एक स्पर्श रेखा की ढाल है, ये स्पर्श रेखा है कोई, इसकी ढाल
ये जो है मान लो साई फाई कुछ भी है, ठीक है ना, ये मान लो टेन साई है ना। अब ये ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, वही प्रवणता के लिए जो ज्ञात करते हो y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, ये क्या हुआ f(x) और ये f(x प्लस h), ठीक। या यहाँ आप x प्लस डेल एक्स लिखो, आपको अच्छा लगे तो डेल एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है ना। x प्लस डेल एक्स यानी थोड़ी सी बढ़ती हुई है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, डेल एक्स। ये एक ही बात है, इससे आप h भी लिख सकते हो, ठीक है ना। x प्लस डेल एक्स, तो x प्लस डेल एक्स ये थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो हो गया। अब ये क्या है, ये y1 है, ये y2 है, ये x1 है, ये x2 है। y2 माइनस y1 करो, f(x) प्लस डेल एक्स माइनस f(x), ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1 x प्लस डेल एक्स माइनस x। हो गया। क्या प्राप्त हुआ, f(x) प्लस डेल एक्स माइनस f(x), x x कैंसल, डेल x, ये प्राप्त हुआ, ठीक है। किसका मान है, स्पर्शरेखा की ढाल का। इसको हम जो दर्शाते हैं, हमने क्या कहा था कि ये जो प्रवणता है इसमें केवल क्या करना है, लिमिट लगानी है, ठीक है ना। और लिमिट लगाने के बाद ये बन जाती है, ठीक है ना, ये स्पर्शरेखा की ढाल बन जाती है। क्योंकि हमें तो छोटा से छोटा एक बिंदु प्राप्त करना था ना, इसलिए हमने लिमिट लगाई थी, ठीक है। जैसे लिमिट क्या लगाओगे आप, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ठीक है, और डेल y अपॉन डेल एक्स, डेल y अपॉन डेल एक्स का मान हो गया ये, इसकी जगह ये रखा है हमने। ये आ गया आपका अवकलन। अब देखो इसी वृद्धि को अगर हम, ये x है, x का अर्थ क्या हुआ कि x की जगह कुछ भी हो सकता है, x की जगह 10 मान लो, 15 मान लो, जो भी अवकलन में मान आएगा वो x की जगह रखेंगे। x की जगह कोई पर्टिकुलर बिंदु मान लो, जैसे a है, b है या c है। जैसे x इक्वल टू a बराबर अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे आप, f a प्लस, अब ये डेल x है, हमने जो पहले h माना था, सरलता से लिखा जा रहा था ना, आप h मान सकते हो इसकी जगह, तो a प्लस h माइनस x की जगह क्या लिख रहे हो, a, ठीक है, अपॉन डेल x की जगह h, ये मान आ गया। अब इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे dy अपॉन dx लिखोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि रोज आप लिखोगे लिमिट, अब h लिखते ही लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, ठीक है ना। आप रोज ये लिखोगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और डेल x डेल y अपॉन डेल x, तो उसकी जगह, चलो एक बार डेल x इक्वल टू 0 रहने दो, डेल y अपॉन डेल x, ये पूरा इतना बड़ा लिखोगे, उसकी जगह आप इतना छोटा लिख सकते हो, ठीक है। ये इसका क्या है, केवल संकेत है, इसका केवल संकेत है। डेल y अपॉन डेल x ये तो एक भिन्न थी, इसका अर्थ ये था कि डेल y में डेल x का आप भाग दे रहे हो, लेकिन ये एक भिन्न नहीं है, ये एक भिन्न नहीं है, ये तो संकेत है इसका, इसका, ठीक है ना। आप समझोगे कि ये अवकलन की जो प्रोसेस आप करोगे उसमें इसको आप बोलोगे अवकल गुणांक, क्या बोलोगे, अवकल गुणांक बोलोगे, क्या बोलोगे, अवकल गुणांक। और आप इस तरीके से किसी भी फंक्शन का जो अवकलन कर सकते हो, और इसको ही हम बोलते हैं अवकलन का प्रथम सिद्धांत, ठीक है ना। अवकलन जो ज्ञात करने का प्रथम सिद्धांत है,
ये है, ठीक है ना। इसी से किसी भी संख्या का आप अवकलन जो निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम एक दो जो देखेंगे फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है ना। दो चार फॉर्मूले देखेंगे कि संयुक्त फंक्शन आने पर किस तरह से आप अवकल जो अवकलज है वो निकालोगे, उनका अवकलन कैसे करोगे। दो चार फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर हम कल से है जो शुरू करेंगे एग्जाम्पल से, ठीक है ना। आज तो केवल भूमिका बताइए कि इतनी बातें आप पढ़ोगे तब बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ पाओगे, ठीक है ना। ये जब कोई दो संयुक्त फलन हो तब हम किस प्रकार से इनका जो अवकलन करेंगे उसमें देखो, सबसे पहले ये बात देखो कि dy/dx हमने पढ़ा है, ये एक गुणांक है। इसका अर्थ होता है कि ये केवल एक गुणांक है, इसका अर्थ है कि इस y का अवकलन करना। y क्या होता है, y हमने पढ़ा था कि fx को ही y बोलते हैं, यानी x का जो फलन है वो y है, ठीक है ना। तो हम कैसे लिखते हैं, d/dx और यहाँ लिखेंगे fx, क्योंकि fx किसके बराबर है, y के, ठीक है। और अवकलन को हम इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं, f' इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, और इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं dfx, ठीक है। यहाँ जो d है, d का क्या होता है, d/dx होता है, ठीक है। तो इससे यहाँ पर भी हमने d से दर्शाया इनको, ठीक है। जैसे कोई दो फलन है, एक f है और एक है g। अब दो फलनों का जो संयुक्त फलन है उन दोनों का साथ में हम अवकलन कैसे करेंगे, जब वो जोड़ के रूप में होंगे, जब वो जो माइनस के रूप में होंगे, या जब वो गुणा के रूप में होंगे दोनों फलन, या दोनों फलन भाग के रूप में होंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, जब कोई दो फलन जोड़ या माइनस के रूप में अगर होंगे, इसका अर्थ है अवकलन करना किसका, ये f फलन और g फलन, यानी f प्लस g हो या f माइनस g हो, और ये है बिंदु C, यानी बिंदु C पे एट C, यानी बिंदु C पर इसका अवकलन इन दोनों का। तो आप क्या करोगे, पहले C का अवकलन करो, f का अवकलन करोगे, और उसके बाद g फलन का C बिंदु पे अवकलन करोगे, यानी दोनों का अलग अलग कर सकते हो, फिर जोड़ सकते हो। अब देखो, इसका डैश का अर्थ आपको बता दिया कि अवकलन है ये C बिंदु पर, ठीक है। अब देखो, अगर दोनों फलन गुणा में होंगे तो आप क्या करोगे, पहले फलन का अवकलन और दूसरा फलन एज इट इज, ठीक है, हूबहू सेम रखोगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाओगे, फिर दूसरा फलन सेम रखोगे, और जो जी फलन है उसका अवकलन करोगे। इसी प्रकार अगर दो फलन भाग में है तो आप उनका सी बिंदु पे अवकलन कैसे निकालोगे, कि जो नीचे वाला फलन है उसको पहले सेम रखोगे, और जो ऊपर वाला फलन है उसका आप अवकलन करोगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाओगे, फिर नीचे वाले का अवकलन करोगे, ऊपर वाला सेम रखोगे, और जो नीचे वाला फलन है उसका स्क्वायर करके आप इसमें भाग लगाओगे। तो ये तो हो गए फॉर्मूले। अब देखो, अवकलज का श्रृंखला नियम, ये एक श्रृंखला नियम है। इसमें क्या होता है कि कोई दो फलन है जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, यानी अवकलज का श्रृंखला नियम। इसमें क्या होता है कि ये जो y है ये क्या है, ये u का फलन है। किसका फलन है, u का, और u खुद किसका फलन है, x का फलन है। तो x और जो y है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है ना। तो अब इनका जब ज्ञात करोगे तब कैसे ज्ञात करोगे, dy/dx ज्ञात करोगे तो क्या होगा कि इसके u के सापेक्ष, y का u के सापेक्ष तो dy/du, और u का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष तो du/dx, और दोनों का गुणा कराओगे तो क्या होगा, du से du कैंसिल, dy/dx, ये एक बात होगी ना, सेम टू सेम। तो इस प्रकार से आपको कराना है कि पहले फलन को y के सापेक्ष, दूसरे का x के सापेक्ष अवकलन किया, और दोनों का मल्टीप्लाई किया तो उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी बात आज हमने की वो सारी
बेस से संबंधित थी, जिसमें होता क्या है कि आपने 11वीं में अगर ढंग से नहीं पढ़ा है, या मान लो ढंग से पढ़ा है आपने, फिर भी इतने दिनों के अंतराल के बाद हो सकता है कि थोड़ी बहुत जो दिमाग में जो भूल हो गई होगी, है ना, जो स्मृतियां हैं वो कमजोर हो जाती है धीरे धीरे, तो उनको ताज़ा कर लिया हमने। और जो भी बातें आकलन से पहले सीखने लायक थी वो बातें हमने सारी सीख ली है। अब सीधा हम इस योग्य हैं कि आगे हम एग्जाम्पल और प्रश्न कर सकें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नियमित रूप से इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे और फिर प्रश्नावली करेंगे, यानी जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है उनको भी करेंगे। तो अच्छे से देखना, शुरू से देखना, पूरा देखना, ठीक है ना। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।